नमस्कार। क्या आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को थाइमोमा डायग्नोज हुआ है? तो नेचुरल है कि आपके मन में कई सवाल और चिंताएं होंगी। सबसे पहला सवाल जो अधिकांश मरीज मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब, क्या थाइमोमा एक कैंसर है? क्या सर्जरी ही इसका एकमात्र इलाज है? क्या इसके लिए छाती खोलनी जरूरी है या रोबोटिक सर्जरी से भी इसको किया जा सकता है? क्या ये पूरी तरह ठीक हो सकता है? क्या इसकी सर्जरी के बाद दर्द बहुत होता है? कॉस्ट कितनी होती है? हम अपना सर्जन कैसे चूज करें? बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे। इस वीडियो में मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा कि थाइमोमा क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे कंफर्म किया जाता है और ओपन सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी के बीच में चॉइस कैसे की जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। थाइमोमा आखिर है क्या? देखिए, थाइमोमा एक ट्यूमर है जो थाइमस ग्रंथि में विकसित होता है। अब थाइमस एक छोटी सी ग्रंथि है जो छाती के सामने वाले भाग में सीने की हड्डी यानी ब्रेस्ट बोन के पीछे और दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होती है। जब इस ग्रंथि की सेल्स असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं, तब इसमें गांठ या एक ट्यूमर बन जाता है जिसे थाइमोमा कहा जाता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि सारे पेशेंट्स के थाइमोमा एक जैसे नहीं होते। कुछ थाइमोमा बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं और रिलेटिवली लेस एग्रेसिव होते हैं, जबकि कुछ थाइमोमा आसपास के अंगों जैसे फेफड़ा, छाती की झिल्ली, हार्ट के चारों तरफ झिल्ली, डायाफ्राम या बड़ी बड़ी रक्त वाहिनियों तक फैल जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हर थाइमोमा पेशेंट का एक सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाए और उसकी स्टेज के अनुसार उसका उचित उपचार किया जाए। अब थाइमोमा के लक्षण क्या होते हैं? थाइमोमा की विशेष बात यह है कि कई मरीजों में प्रारंभिक अवस्था में कोई लक्षण नहीं होता और कई बार इसका पता किसी अन्य कारण से कराए गए सीटी स्कैन में बाई चांस होता है। लेकिन जब लक्षण होते हैं तो उसमें रोगी के सीने में दर्द हो सकता है, लगातार खांसी आ सकती है, सांस फूल सकती है, छाती में हर समय एक दबाव या भारीपन रहता है या कभी कभी निगलने में कठिनाई होती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बीमारी है जिसके बारे में हर थाइमोमा के मरीज को जानना चाहिए और उसका नाम है मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसका थाइमोमा के साथ गहरा संबंध पाया जाता है क्योंकि ये दोनों ही थाइमस ग्लैंड से कनेक्टेड हैं। इस बीमारी में मरीज को पलकों का झुक जाना, दो दिखाई देना, निगलने में दिक्कत होना, हाथ पैरों में कमजोरी होना और दिन बढ़ने के साथ बढ़ती हुई थकान, ये सब दिक्कतें होती हैं। कई बार तो मायस्थीनिया ग्रेविस की जांच के दौरान थाइमोमा का पता चलता है। मेरे पिछले 35 वर्षों के अनुभव में मैंने मायस्थीनिया ग्रेविस के करीब 10% रोगियों में थाइमोमा देखा है और थाइमोमा के करीब 30% रोगियों में मायस्थीनिया भी देखा है। तो इसलिए यदि किसी मरीज को थाइमोमा और मायस्थीनिया दोनों हैं तो उसके उपचार के लिए बहुत ही विशेष सावधानी और डिफरेंट एक्सपर्ट्स का कंसल्टेशन बहुत जरूरी होता है। अब अगला सवाल है कि थाइमोमा की पहचान कैसे होती है? देखिए, थाइमोमा की जांच में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे छाती के कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन की होती है। सीटी स्कैन से हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे ट्यूमर का साइज कितना है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, आसपास के अंगों और रक्त वाहिनियों से उसका संबंध कैसा है और क्या उसे हम पूरी तरह सुरक्षित रूप से निकाल सकते हैं कि नहीं। ये सारी जानकारी हमें सीटी स्कैन से मिलती है। कुछ परिस्थितियों में एमआरआई या पेट स्कैन भी कराया जाता है। एक बात अक्सर आती है कि बायोप्सी
क्या इसके डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है। देखिए, बायोप्सी के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं लोगों में कि बायोप्सी से ट्यूमर फैल जाता है। अगर किसी को मायस्थीनिया ग्रेविस है और उस मरीज के जांच में ट्यूमर निकला है छाती के सामने, तो वो हमेशा थाइमोमा होता है और उसके लिए हमें बायोप्सी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को मायस्थीनिया नहीं है और छाती में ट्यूमर निकला है, तो हमें उसकी बायोप्सी के द्वारा थाइमोमा है यह कंफर्म करना जरूरी होता है। तो सीटी स्कैन और बायोप्सी ये दोनों मिलकर हमें ट्यूमर है कि नहीं, एग्जैक्टली कहां पर है, कितना फैला हुआ है, ये सारी जानकारी दे देते हैं, जिससे हम प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि हर मरीज अलग अलग होता है और हर थाइमोमा अलग अलग होता है, इसलिए हर पेशेंट के ट्यूमर के डिटेल्स जाकर उसके लिए एक स्पेसिफिक प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अब अगला सवाल आता है कि क्या थाइमोमा पूरी तरह से ठीक हो सकता है। मेरे ख्याल से ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और फॉर्चुनेटली इसका अधिकतर मरीजों में जवाब है हाँ, थाइमोमा को सर्जरी के द्वारा क्योर किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है ट्यूमर को 100% कंप्लीट निकाल देना। जब थाइमोमा पूर्ण रूप से एक्साइज हो जाता है, तो हम एक्सीलेंट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक कि हमने बड़े बड़े साइज के ट्यूमर्स में भी रेडिकल सर्जरी के द्वारा ज्यादातर पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म क्योर अचीव किया है। तो अब बात करते हैं हम उस प्रश्न की जो आजकल सब लोग पूछते हैं कि थाइमोमा की सर्जरी ओपन होना चाहिए या रोबोटिक तरीके से। देखिए, पारंपरिक रूप से थाइमोमा की सर्जरी हड्डी खोलकर यानी स्टर्नोटमी के द्वारा की गई है दशकों से। इसमें हमारे सामने की हड्डी को खोलकर ट्यूमर तक पहुंचकर उसको पूरा निकाला जाता है। आज भी कुछ बड़े या इधर उधर चिपके हुए जटिल थाइमोमा के लिए यही पद्धति सबसे सुरक्षित और उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि तकनीकी प्रगति के कारण थाइमोमा के ज्यादातर पेशेंट्स की सर्जरी आज रोबोटिक तरीके से की जा सकती है। रोबोटिक प्रणाली सर्जन को अत्यंत स्पष्ट 3 डायमेंशनल और एक मैग्नीफाइड व्यू देती है, जिससे जो नाजुक अगल बगल के अंग होते हैं, जिनसे इसको बहुत केयरफुली सेपरेट करना होता है, वह कार्य आसान हो जाता है और रोबोटिक सर्जरी के द्वारा जटिल से जटिल थाइमोमा का भी कंप्लीट क्योर संभव हो जाता है। रोबोटिक सर्जरी के संभावित लाभों में शामिल हैं छोटे छोटे चीरे। देखिए, ओपन सर्जरी में तो पूरी हड्डी कटती है, लेकिन इसमें छोटे छोटे चीरे लगते हैं, जिससे पेशेंट को दर्द कम होता है, ब्लीडिंग कम होती है, आईसीयू स्टे कम होता है, हॉस्पिटल स्टे कम होता है, आपकी रिकवरी और बैक टू नॉर्मल लाइफ जल्दी होता है और कॉस्मेटिकली वो बहुत सुपीरियर होता है। तो यह एक बहुत क्रूशियल डिसीजन है कि आपके ट्यूमर के लिए रोबोटिक सर्जरी अगर संभव है तो की जाए, लेकिन अगर वो रोबोटिक सर्जरी के लिए फिट नहीं है तो फिर उसकी ओपन सर्जरी की जाए। इसलिए आपको एक ऐसा सर्जन चूज करना है जो ओपन और रोबोटिक दोनों पद्धतियों में एक्सपीरियंस्ड हो। वो आपके ट्यूमर के डिटेल्स और बाकी सब चीज को देख करके जो आपके लिए बेस्ट होगा वही सर्जरी चुनेगा। इसलिए थाइमोमा सर्जरी के लिए एक एक्सपीरियंस सर्जन के पास जाना एब्सोल्युटली जरूरी है। अब सर्जन का चयन कैसे करें? देखिए, थाइमोमा एक बहुत ही रेयर डिजीज है, इसलिए किसी भी इंडिविजुअल सर्जन को इसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना वो अनलाइकली है। तो मरीज अपने सर्जन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपने अब तक कितनी थाइमोमा सर्जरी की है,
क्या आप ओपन और रोबोटिक दोनों तरह की सर्जरी में माहिर हैं? क्या आप मायस्थीनिया ग्रेविस वाले मरीजों के लिए एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को टीम में इन्वॉल्व करके उसका भी टेक केयर कर सकते हो? क्या आपके पास एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है जिसमें अगर सर्जरी के बाद जरूरत पड़े तो आप रेडिएशन, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, इन सब की भी अवेलेबिलिटी हो सकती है? तो इन सब चीजों का आंसर लेने के बाद आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी बीमारी के लिए सर्वोत्तम थाइमोमा सर्जन कौन सा है और सेंटर कौन सा है। याद रखिए, थाइमोमा जैसी रेयर बीमारी में सर्जन का एक्सपीरियंस अक्सर बेटर डिसीजन, सेफर सर्जरी और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में कन्वर्ट हो सकता है। और यदि आपके मन में अभी भी थाइमोमा, मायस्थीनिया, ओपन सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो उसे नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आपके सवालों का अवश्य जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।